प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को रिफाइनरी पहुंचे और इसे राजस्थान के विकास का प्रतीक बताते हुए कहा कि इससे पश्चिमी राजस्थान सहित पूरे राज्य में आर्थिक और औद्योगिक बदलाव आएगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये HPCL राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजना है जिसकी वर्तमान लागत करीब 79,459 करोड़ रुपए है और इसमें 9 मिलियन टन वार्षिक रिफाइनिंग क्षमता के साथ 2 मिलियन टन का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। ये देश की आधुनिक BS6 मानक और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज रिफाइनरी है जहां पर किसी प्रकार का तरल अपशिष्ट बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। परियोजना के लिए कच्चा तेल मुख्य रूप से अरब देशों से और आंशिक रूप से देशी उत्पादन से लिया जाएगा। लोकार्पण को लेकर प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन तैयारियों में जुटा हुआ है और मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक जनसमूह की उपस्थिति का आह्वान किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, कैबिनेट मंत्री ज्वालाराम कुमावत, मंत्री के विश्नोई, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, DGP राजीव कुमार शर्मा मौजूद रहे। जयपुर में एक बार फिर विधानसभा, हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट का बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। विधानसभा सचिवालय को सुबह करीब 11:10 पर एक संदिग्ध ईमेल मिला जिसमें अगले 3 घंटे के भीतर RDX से विस्फोट की चेतावनी दी गई थी। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां तुरंत ही अलर्ट मोड पर आ गईं और पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान भी चलाया। हालांकि जांच के बाद किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर राहत की खबर सामने आई। राजस्थान में बम थ्रेट है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले कई दिनों से अलग अलग जगहों पर बम से उड़ाने की धमकी के बाद आज राजस्थान की विधानसभा है उसको बम से उड़ाने की धमकी मिली। करीब 3 घंटे पहले ये धमकी मिली थी। इसके बाद में राजस्थान की तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर आई, जिसमें बम निरोधक दस्ता यहाँ पर पहुँचा, पुलिस पहुँची, डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुँचा और करीब 2.5 से 3 घंटे के सघन तलाशी अभियान के बाद अभी जांच एजेंसियां हैं वो बाहर निकल गई हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि धमकी के बाद जो जांच हुई उसमें किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु भी नहीं मिली और जो थ्रेट था वो महज एक धमकी थी। एहतियात के तौर पर ये जो विधानसभा है यहाँ से जो सारा विधानसभा स्टाफ है वो काम कर रहा था और जैसे ही धमकी मिली थी उसके तुरंत बाद सभी को बाहर निकाल दिया था जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती। तो सारे जो स्टाफ है वो बाहर बैठा था और उस दौरान जांच एजेंसियां हैं वो पूरे विधानसभा परिसर में एक एक जगह चप्पे चप्पे पर जो है वो तलाशी किए और उसके बाद में किसी भी तरह की कोई भी जो संदिग्ध वस्तु है वो नहीं मिली। जांच एजेंसियां यहाँ से बाहर निकल चुकी है। उसके बाद राहत की सांस मिली और तमाम जो विधानसभा का स्टाफ है वो अब नॉर्मल दिनों की तरह अपने काम पर लौट गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेदरक, जयपुर। जयपुर से खबर। राजधानी जयपुर में ज्वेलर्स शॉप में चोरी की वारदात हुई। थाना सदर क्षेत्र की एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। 2 चोर CCTV में कैद हुए हैं। दिगंबर जैन मंदिर के पीछे से गेट तोड़कर घुसे थे चोर। दुकानदार बलराम सोनी ने दर्ज कराई रिपोर्ट। खासा कोठी पुलिया के पास की घटना बताई जा रही है। सदर थाना पुलिस इस मामले को लेकर जो है आरोपियों की तलाश कर रही है। जांच SI मुकेश कुमार को सौंपी गई है। चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 चोर CCTV कैमरे में कैद हुए। दिगंबर जैन मंदिर के पीछे से गेट तोड़कर चोर दाखिल हुए और देखिए चोरी की घटना को अंजाम दिया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सच बेधड़क पर देखिए चोरी करते हुए CCTV कैमरे में कैद हुए हैं। ज्वेलर शॉप में चोरी की घटना को इन आरोपियों ने अंजाम दिया और उसके बाद जो है देखिए पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी हुई है। लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हूँ। कहीं ना कहीं देखिए चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। लगातार जो है शहर में चोरियों की वारदात कहीं ना कहीं अब ऐसे में लोगों में डर दहशत का माहौल है। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं इस तरह की वारदातों से कि आखिरकार चोरों में बिल्कुल पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। लोग दहशत में हैं और लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि देखिए पुलिस जो है लगातार तलाश में जुटी हुई है चोरों की। CCTV फुटेज जो सामने आए हैं, CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश तेज कर दी गई है। राजधानी में चोरी की घटना और लगातार एक के बाद एक ये वारदातें लोगों में डर और दहशत पैदा कर रही हैं।
चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर से ही खबर। एजीटीएफ आईजी विकास कुमार के निर्देश पर बड़ी सफलता हासिल हुई। 27 साल से फरार 3 जिलों का इनामी आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी मनोज गुजरात के अहमदाबाद से धर दबोचा गया। वहीं बाड़मेर, बालोतरा और जालौर में दर्ज थे कई मुकदमे। तीनों जिलों में आरोपी पर इनाम घोषित था। तो देखिए एक बड़ी सफलता इसे कहा जा रहा है। इनामी बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है। तीनों जिलों में आरोपी पर जो है इनाम घोषित था। तो देखिए एक खूंखार आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। 27 साल से फरार 3 जिलों का इनामी आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी गुजरात के अहमदाबाद से धर दबोचा गया है। एक मुखबिर से सुराग मिलता है कि 2 भाई हैं गुजरात में जो न जाने क्या धंधा करते हैं, न जाने कैसे रातों रात पैसा बना रखा है, इतने बड़े आदमी हो गए हैं, छद्म नाम रखा है और फर्जी तरीके से राजस्थान के लोगों के संपर्क में है। एनटीएफ की टीम को लगता है कि हो ना हो ये वही लोग हैं जो वहां से एमडी के लिए कच्चा माल भेज रहे हैं। एनटीएफ की टीम वहां पहुंचती है, हफ्तों तक वहां पर सुराग रशी करती है, तो जो कहानी आती है वो बिल्कुल ही अलग कहानी आती है। दोनों भाई 1999 में पहुंच गए अहमदाबाद, प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू किया और देखते देखते वहां करोड़पति बन गए। बड़े भाई हेमराज खत्री की मृत्यु हो जाती है 2021 में कोरोना से। फिर छोटा भाई मनोज खत्री पूरा व्यवसाय संभाल लेता है। कुमार ब्रदर्स के नाम से मशहूर इलाके में अपनी साख जमाए हुए। जब तहकीकात होती है तो पता चलता है नशे की आपूर्ति तो नहीं करते पर पुराने पापी हैं, पुराने मगरमच्छ हैं। और फिर निर्णय होता है 27 सालों से वांछित इस आरोपी के गर्दन तक पुलिस का हाथ पहुंचना बहुत जरूरी है। और बेहद सजग, बेहद सतर्क यह आरोपी कभी किसी अन्य आदमी के साथ। जयपुर एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर, जहां जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार प्रकरण में एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। एसीबी ने 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। सेवानिवृत्त आईएएस सुबोध अग्रवाल का 2 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया गया है। 10 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है। 5 आरोपियों को पहले ही किया जा चुका है गिरफ्तार। सभी आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में। हाईकोर्ट में 11 याचिकाओं पर अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। डीजी गोविंद गुप्ता ने जानकारी दी है। जयपुर से खबर। राजधानी जयपुर में पीटीआई भर्ती को लेकर आज सचिवालय में चयनित अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया। अभ्यर्थियों ने सरकार से साफ तौर पर मांग की है फर्जी उम्मीदवारों को जल्द ही बाहर किया जाए, ईमानदारी चयनित अभ्यर्थियों का स्थायीकरण किया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है भर्ती प्रक्रिया को लेकर चल रही जांच पिछले 8 महीनों से पूरी नहीं हो पाई है, जिसके चलते उन्हें लगातार अनिश्चितता और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सभी की नजरें एसओजी और विभाग की जांच पर टिकी हुई हैं। सच बेधड़क के संवाददाता कुणाल भटनागर ने की अभ्यर्थियों से बातचीत। भर्ती 2022 को लेकर लगातार विभाग की जो जांच है उसमें देरी हो रही है, जिसके कारण जो दोनों पक्ष है उनमें खासा आक्रोश देखने को मिला है। आज जयपुर सचिवालय में अपनी बात को रखने के लिए और जांच जल्दी हो और जो इसमें शिक्षक लगे हुए हैं उनका जो है स्थायीकरण हो, उसकी मांग को लेकर आज तमाम जो प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से जो चयनित पीटीआई हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं श्री गंगानगर से आया हूँ। मेरी पोस्टिंग है और बड़े लंबे समय से ये जांच जो हमारी है देरी करती हुई जा रही है। विभाग द्वारा ये 10 दिनों का समय सीमा दी गई थी, जो आज बढ़ती 8 महीने हो चुके हैं उस बात को, लेकिन ये अभी तक पूरी नहीं की गई है। तो हमारी विभाग से दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी इस समय इसको पूरा किया जाए और जो अभ्यर्थी आपको संदिग्ध लग रहे हैं उनकी जांच एक बार लंबे समय तक खींची जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सही हैं उनको तो जल्दी स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण किया जाए। देखिए, क्योंकि आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की बात सामने आई थी। फर्जी डिग्रियों का मामला, डमी का मामला, इस पूरे मामले की जांच एसओजी में चल रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग को लेटर लिखा गया था एसओजी के द्वारा कि इसमें जो है जांच करवाई जाए, लेकिन जो जांच हो रही है उसमें काफ़ी लंबा समय जो है लग रहा है, जिसके कारण जो चयनित हैं, जो ईमानदारी से इस भर्ती में लगे, उन्हें खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं जयपुर से हूँ, कोटपुतली मेरी पोस्टिंग है और ये भर्ती काफ़ी समय से लंबी खींची जा रही है।
कुछ लोग हैं, उनकी वजह से सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी दरख्वास्त यही है कि जो सही है उनके साथ सही न्याय हो। हम लोग पूरा काम अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो हमें पूरा वेतन क्यों नहीं? हमारी मांग यही है कि आप स्थायीकरण को लंबा खींच सकते हो, जितना खींचो, और जिनकी जांच करनी है उनकी करो, हमारी भी करो, लेकिन वेतन तो पूरा दिया जाए। हम काम पूरा कर रहे हैं तो हमें काम का पूरा पैसा तो मिले। मांग यही है कि पहले अपना वेतन नियमितीकरण किया जाए। अगर आपको लगता है कि आप इसमें जांच की और समय की आवश्यकता है तो आप जांच कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा वेतन पूरा दीजिए। ठीक है। तो क्योंकि लंबे समय से जांच चल रही है, जो युवा है उनमें खासा आक्रोश है और लगातार ये मांग की जा रही है जो इस भर्ती की जांच है, पीटीआई भर्ती की जांच है, वो जल्द पूरी हो ताकि जो चयनित है उनका जो स्थायीकरण हो सके। क्योंकि अभी जो है इनको पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण पीटीआई जो है जो लगे हुए हैं उनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है जो भी फर्जी अभ्यर्थी है उनको जो है कार्रवाई की जाए, लेकिन जो ईमानदारी से लगे हैं उनका जो है वेतन नियमितीकरण किया जाए। सहयोगी सुनील के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर। जयपुर राज्य एफएसएल से बड़ी खबर। एफएसएल डायरेक्टर अजय शर्मा को किया गया एपीओ। अतिरिक्त निदेशक आर.के. मिश्रा को सौंपा गया डायरेक्टर एफएसएल का कार्यभार। आर.के. मिश्रा वर्तमान में भरतपुर में पदस्थापित हैं। 3 वैज्ञानिकों को भी किया गया एपीओ। एसीएस गृह कार्यालय में उपस्थिति देने के निर्देश। डॉक्टर आनंद कुमार, डॉक्टर रामकिशन कुमावत सहित अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। कार्यभार अन्य वैज्ञानिक अधिकारियों को सौंपा गया है। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित माधव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में विश्व होम्योपैथी दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें विश्वविद्यालय और कॉलेज के पदाधिकारियों, चिकित्सकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। अतिथियों ने होम्योपैथी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को सेवा भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में इमरजेंसी केयर पर आयोजित इंटरैक्टिव सत्र भी आकर्षण का केंद्र रहा। तो सिरोही से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, इमरजेंसी केयर सत्र कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। सेवा भावना के साथ आगे बढ़ने का इस दौरान संदेश भी दिया गया। जयपुर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय समारोह के तहत मंगलवार शाम अल्बर्ट हॉल परिसर में भव्य बैंड वादन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शाम 7 बजे से शुरू होने वाले कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस का बैंड दल अपनी पारंपरिक वेशभूषा में शानदार प्रस्तुति देगा। पाइप और ब्रॉस वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों के साथ सारे जहां से अच्छा जैसे देशभक्ति गीतों से पूरा परिसर गूंज उठेगा। रोशनी से जगमगाते अल्बर्ट हॉल में आयोजन स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच बेहतर जुड़ाव स्थापित करना, पुलिस की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां कोताबारी गांव निवासी बंसी पुत्र रामा बारात से लौटते समय बीच रास्ते में तेज रफ्तार और अनियंत्रित बाइक के पुलिया में गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भीषण था, बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और युवक सड़क पर खून से लथपथ पड़ा रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज जारी है। छोटी सरन कोटाबारी। क्या हुआ इसको? बाइक से गिर गया, घर पे जा रहा था। बाइक चला रहा था, बाइक से गिर गया। हाँ, कौन सी जगह गिरा? मूलिया में। मुलिया में। क्या नाम है तेरा? डायग्राम। झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर है, जहां पर घूमचक्कर के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब एक युवक सड़क पार कर रहा था और इसी दौरान वह गुजर रही बाइक से टकरा गया। टक्कर के बाद बाइक सवार युवक संतुलन खो बैठा और सड़क पर फिसल गया, जिससे वह घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही उसे संभाला और उपचार के लिए नवलगढ़ के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज जारी है। हादसे की पूरी घटना पास की सीसीटीवी में कैद हुई है।
यहाँ पर सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची है और मामले की जानकारी जुटाई गई है। फिलहाल घायल युवक की हालत स्थिर है। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी उस्मान खान के करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज की गई है। पुलिस जांच में सामने आए ये संपत्ति अवैध नशा तस्करी से अर्जित की गई थी। कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है। खैरथल तिजारा के चौपाकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जो देखते ही देखते फैक्ट्री परिसर से मुख्य सड़क तक पहुंच गया और जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहले समझाइश की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ने पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया और कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया गया। आज सुबह सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ जो यहाँ की लेबर है, यहाँ के कर्मचारी हैं, उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उनसे कोई ग्रीवेंसेस हैं सैलरी को लेके, कुछ और भी इनके जो कामकाज को लेके, तो उस पर ये लोग इकट्ठा हुए थे। सूचना पर सर्कल भिवाड़ी का जाब्ता मौके पर पहुँचा था। तकरीबन 200-250 के आसपास ये लेबर थे जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और रोड पर थे। उसको समझाइश करके पीछे करवाया गया। अभी इनका एक डेलीगेशन है 5-7 महिलाओं का, जो तहसीलदार साहब के साथ और यहाँ के जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और इनके जो इश्यूज़ हैं। डीग जिले के पहाड़ी इलाके से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, नोटबुक, बॉल पेन और एक मोटरसाइकिल सहित सट्टे में इस्तेमाल हो रही सामग्री जब्त की है। ये कार्रवाई एसपी शरण कंबले के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। केतवाड़ा इलाके में आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले और इस तरह का कारोबार करने वाले 4 मुलजिमान विजेंद्र, साकिर, हनीफ और अरशद को थाना केतवाड़ा द्वारा गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, सट्टे की राशि, एक मोटरसाइकिल जब्त करी है और इनके खिलाफ जो है मुकदमा नंबर 45/26 आरपीओ में और बीएनएस में दर्ज करके इनके खिलाफ जो है वो अनुसंधान जारी है। थाना के डीग जिले के कामा क्षेत्र से शिक्षा व्यवस्था की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां अधिकारियों की मेहरबानी से निजी स्कूल संचालक नियमों को ताक पर रखकर मोटी कमाई कर रहे हैं। हालात ये हैं कि बिना बुनियादी सुविधाओं के ही स्कूलों को 12वीं तक की मान्यता दे दी गई है। उधर गांव में एक स्कूल तो मुर्गी फार्म में ही संचालित हो रहा है, जहां बदबूदार माहौल में बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा प्रहार देखने को मिला। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया। जांच में सामने आई ये संपत्ति नशा तस्करी से अर्जित की गई। मुख्य आरोपी उस्मान खान फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। बूंदी में आवश्यक सेवाओं को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कार्यवाहक जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा ने की। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में पेयजल, बिजली आपूर्ति, चिकित्सा सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रशासन ने ट्यूबवेल कनेक्शन और खराब हैंडपंपों की मरम्मत को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े। बांसवाड़ा जिले के कृषर जोन में पिछले 3 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप होने से उद्योग संचालकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सिंहपुरा, देवगढ़, खंडियादेव और सीमलिया क्षेत्र में 3 फेज बिजली बंद होने से कृषर प्लांट पूरी तरह प्रभावित हो गए। उद्योगपतियों का कहना है ट्रांसफार्मर जलने के बाद भी अब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि फिक्स्ड चार्ज लगातार वसूला जा रहा है। स्थिति नहीं सुधरी तो कनेक्शन हटाने की चेतावनी दी गई। पारला जीएसएस के ऊपर नवा टापरा जीएसएस के अंदर जितने भी क्रेशर यूनियन ये क्रेशर लगे हुए हैं, उनमें पिछले 3 दिन से पावर हाउस में ट्रांसफार्मर जलने से हमारी विद्युत लाइन बिल्कुल ठप पड़ी है। हमारे सभी के छोटे मोटे जो रोजगार के धंधे हैं वो सब बंद पड़े हैं। हमारी मशीनरी बंद पड़ी है।
हम उस मांग को लेकर यहाँ एससी कार्यालय में लिखित में सूचना दी है, मांग पत्र दिया है कि हमारी मांगे तुरंत मानी जाए, अन्यथा हमें आंदोलन किया जाएगा। तुरंत प्रभाव से हमारे जो कनेक्शन के ऊपर लाइट नहीं आ रही है उनको तुरंत दिया जाए, क्योंकि हम प्रतिदिन सरकार को 6,000 रुपये स्थायी। झुंझुनू के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा, इस कानून के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, इससे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और यह अधिनियम महिला नेतृत्व वाले विकास को और मजबूत करेगा। दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है और वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक वोट कास्ट करती हैं, अधिक संवेदनशीलता से काम करती हैं, पारदर्शिता से काम करती हैं और महिला कहीं न कहीं मातृत्व का भाव रखकर सबको साथ लेकर चलने की भी एक कवायद रखती है। तो मैं समझती हूँ उसका व्यापक प्रभाव लोकतंत्र में तो दिखेगा ही दिखेगा, आर्थिक संरचना पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा और सामाजिक समरसता में भी बढ़ावा मिलेगा। तो मैं बहुत प्रधानमंत्री जी का समस्त नारी जाति समुदाय की तरफ से। प्रतापगढ़ जिले में पुलिस ने एरिया डोमिनेंस अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिले भर में चलाए गए विशेष अभियान में कुल 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें टॉप 10 सूची में शामिल 3 वांछित अपराधी भी शामिल हैं। पुलिस ने एनडीपीएस, लूट और अन्य गंभीर मामलों में वांछित आरोपियों को दबिश देकर गिरफ्तार किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर है, जहां लक्ष्मणगढ़ शहर के बीचों बीच करीब 65 साल से संचालित एसबीआई शाखा का भवन स्थानांतरित करने के विरोध में लक्ष्मणगढ़ व्यापार मंडल के नेतृत्व में ग्रामीणों और व्यापारियों ने एसबीआई शाखा प्रबंधक सुनीत गुदारा को एक ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों और ग्रामीणों ने बताया, शहर में करीब 65 साल से संचालित एसबीआई शाखा भवन को शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर जंगलात इलाके में स्थानांतरित किया जा रहा है। व्यापारियों ने बताया, सुरक्षा की दृष्टि से बैंक शाखा का भवन शहरी इलाके में ही किया जाना चाहिए। व्यापार मंडल द्वारा राज्य वित्त मंत्री, सीकर जिला कलेक्टर, एसबीआई शाखा प्रबंधकों को ज्ञापन भेजकर बताया, जिस जगह एसबीआई बैंक शाखा का भवन स्थानांतरित किया जा रहा है वो व्यापारियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है, इसलिए एसबीआई बैंक शाखा का भवन वर्तमान शाखा भवन के नजदीक स्थापित किया जाए। वर्तमान में बैंक जा रही है नेहरू स्टेडियम हाईवे के ऊपर, जहाँ पे आने जाने की व्यवस्था नहीं है, जमींदारों के ठेके हैं और वहाँ पे वन विभाग की जगह है, रास्ता सही नहीं है। बैंक आज की तारीख में बाजार के बीच में है और आज हम ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं और शहर के जितने भी व्यापारी हैं वो सारे यहाँ आए हैं और उन्होंने अपना ज्ञापन दिया और उसमें लिखा है कि हम अगर ये 15 दिन में अगर इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ तो ये व्यापारी अपने खाते वगैरह उठा लेंगे यहाँ से और इस बैंक में किसी के भी खाते नहीं रहेंगे। इसलिए बैंक वालों से हम कहने के लिए आए हैं कि बैंक को बाजार में ऐसी जगह ले लो, 10 जगह हमारे पास ऐसी है, कॉमर्शियल है, जो देने के लिए तैयार है। इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है ऐसी मौके की जगह की, इनकी रिक्वायरमेंट तो स्टेडियम। बैंक अन्यत्र यहाँ से कहीं जा रही है तो सभी व्यापारियों एवं खातेदारियों का, पेंशनधारियों का ये कहना है, सारे लोग आए हुए हैं, आप पीछे देखिए, इनका ये कहना है कि अगर बैंक यहाँ से चली जाएगी तो वहाँ कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ रहेगी, व्यापारी लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते, उनके पास केस मॉर्गेज की समस्या है वहाँ ले जाने की। तो इस एहतियातन अपन ये चाह रहे हैं सारे कस्बेवासी कि बैंक शहर में कहीं भी रहे। या डूंगरपुर से खबर है, डूंगरपुर जिले में राजस्थान राज्य राशन डीलर एसोसिएशन जिला डूंगरपुर के बैनर तले राशन डीलरों का अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पिछले 4 दिन से चल रहा है। आज धरने के चौथे दिन भी बड़ी संख्या में राशन डीलर अपनी मांगों पर अड़े रहे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों का संतोषजनक निराकरण नहीं हो जाता है तब तक वे धरने पर डटे रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। बड़ी समस्या हमारे 2023 का कमीशन बकाया है। जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 का 2.5 करोड़ के लगभग का पेमेंट बकाया है हमारे जिले का। दूसरी समस्या है, जब हम वितरण करते हैं वितरण के समय नेटवर्क अचानक गायब हो जाता है और गर्मी के समय में उपभोक्ता और राशन डीलर के बीच में तकरार हो जाता है और लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। तीसरी बड़ी समस्या है,
हमारे राशन डीलरों का जो कमीशन है वो 18 से 20 राशन डीलरों का कमीशन है जो अन्य राशन डीलरों के खाते में जा रहा है। आज जानकारी नहीं पड़ रही है क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसमें हमें बहुत परेशान होना पड़ता है। और हमारा चौथी समस्या है, हमारे जिले में लगातार आवंटन कम हो रहा है। इन समस्याओं के लिए हम आज चौथा दिन है, हमारा धरना चल रहा है। शासन प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है और हम जब तक बारां जिले से प्रधानमंत्री आवास योजना और नरेगा में कथित भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। भंवरगढ़ ग्राम पंचायत के सैकड़ों लाभार्थियों ने पंचायत प्रशासन और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाहक जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है मजदूरी की राशि उनके खातों में नहीं पहुंच रही है, जबकि कागजों में भुगतान दिखाया जा रहा है। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित माधव विश्वविद्यालय में आधुनिक तकनीक की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय पुस्तकालय में मानव सदृश ज्ञान सहायक रोबोट माधव ज्ञान मित्र का लोकार्पण किया गया। ये रोबोट अब विद्यार्थियों और शोधार्थियों को पुस्तकालय से जुड़ी हुई जानकारी तुरंत ही उपलब्ध कराएगा और उन्हें सही स्थान तक मार्गदर्शन भी देगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार रहे, जबकि अध्यक्षता प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशील भार्गव ने की। इस अवसर पर रजिस्ट्रार डॉक्टर भावेश कुमावत, रिसर्च निदेशक डॉक्टर पवन कुमार, होम्योपैथिक विभाग की निदेशक डॉक्टर भारती देसाई, प्रॉक्टर डॉक्टर आदेश पाल सिंह, अकादमिक अधिष्ठाता डॉक्टर महेंद्र सिंह सहित कई विभाग अध्यक्ष, शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी उपस्थित रहे। खास बात ये रही कि इस अभिनव रोबोट का निर्माण बीटेक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों बबलू चौधरी, प्राची गोस्वामी और साहिल राधाकृष्णन ने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में किया। रोबोट में वाणी पहचान प्रणाली, टच स्क्रीन, ऑडियो रिस्पांस, मार्गदर्शन प्रणाली, टकराव पहचान सेंसर और शोर चेतावनी तंत्र शामिल किए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस नवाचार की सराहना करते हुए तीनों छात्रों को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने और मार्गदर्शक डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के वेतन में 5,000 रुपए की वृद्धि की घोषणा की है। माधव ज्ञान मित्र का ये नवाचार न केवल विश्वविद्यालय को स्मार्ट परिसर की दिशा में आगे बढ़ा रहा है, बल्कि तकनीकी शिक्षा में नवाचार और शोध को भी नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।